नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का हमारा सब्जेक्ट है फंगल इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस और उनकी पर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी आर गोइंग टू टेक, उनके पर हमारा आज की टॉक है। और जो भी मैं बोलने जा रही हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, माई कंसेप्ट एंड व्हाट आई एम फीलिंग। जो मैं सोचती हूँ वो ही आपको बता रही हूँ। अभी दर्शक मित्रों, ऐसा है कि हर एक रोग में, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी परिस्थिति हो, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हो, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है, तो जो उनकी समझ आपको पहले से है और आपने उनके लिए जो प्रिकॉशन लिया है, तो रिजल्ट इज़ ऑलवेज गुड। तो वैसी ही तरह से ए फंगल इन्फेक्शन की जो आप में अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, और अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, समझ, आप उनसे सचेत रहेंगे, तो मेरे को लगता है कि जो भय अभी हो रहा है फंगल इन्फेक्शन का, इतना भय और स्ट्रेस रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है फंगस वो आज का डिजीज़ नहीं है। फंगस का इन्फेक्शन तो काफ़ी सालों से दुनिया में चलता है। जैसे कि वुमन को जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। और आपने खाने की काफ़ी चीज़ पर देखा होगा कि फंगस आता है। जैसे टोमेटोस है तो टोमेटोस पर जो ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, दैट इज़ अ फंगस। और आप कट करके इतने भाग को छोड़ देते हैं, बाकी के भाग खा जाते हैं। वैसी तरह से अनियन देखो, पोटैटोस देखो, ब्रेड देखो, ब्रेड को 4-5 रोज या 3 रोज भी हो गया और एयर में रहा है ब्रेड, तो ब्रेड पे भी ग्रीन कलर का फंगस होता है। अभी खाने की चीज छोड़ो, अभी आपके दीवार पर ही देखो, तो दीवार पर जो उनका यूज नहीं हुआ है, काफी टाइम से घर बंद है, क्रैक है और उसमें भेज है, बारिश आने के बाद का जो भेज होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वॉल पे भी फंगस इन्फेक्शन होता है। तो फंगस इन्फेक्शन इज एवरीवेयर, लेकिन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फंगस। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉबेबली कलर, बट देर आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंगस। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक कलर इज़ बिकॉज कि जब भी फंगस कोई भी टिश्यू पे आता है तो वो टिश्यू डेड हो जाती है, मर जाती है, तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए उनका नाम ब्लैक फंगस। अदरवाइज वाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस आर मोर और लेस सेम। लेकिन फंगस की जो टॉक्सिसिटी है वो अभी के फंगस की जो टाइप है उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती है। तो पहले सोचते हैं कि फंगस कहाँ रहता है, उनका घर तो पता होना चाहिए ना। तो फंगस हवा में, एयर में रहता है और सॉइल में, माटी में रहता है। फिर आप सोचोगे कि हर एक को तो फंगस होता नहीं है, तो कौन लोग को फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? जो लोग में इम्यूनिटी कम है, जैसे कि किसी को HIV का रोग है, डिजीज़ है HIV, किसी को कैंसर का रोग है, कोई आदमी, और डायबिटीज़ विच इज़ वेरी कॉमन, बट अनस्टेबल डायबिटीज़ जो कंट्रोल में नहीं है और आप उनके लिए कंट्रोल करते भी नहीं है, तो जो अनस्टेबल डायबिटीज़ है
उसमें भी ज़्यादा चांसेस है कि फंगस हो सकता है। और जो लोग वैसी मेडिसिन लेते हैं लाइक कीमोथेरापी, जब भी आप कैंसर की ट्रीटमेंट पे हो, उनको कीमोथेरापी बोलते हैं, तो जब आप कैंसर की ट्रीटमेंट पे हो तो आपकी इम्यूनिटी कम है, और जब भी इम्यूनिटी कम है तो आपको कोरोना होने की आपको फंगल इन्फेक्शन होने की शक्यता ज़्यादा है। और ऐसे लोग को जब भी कोरोना होता है, देन इट इज़ रियली अ टाइम कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए और आपको अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट लेने की है, क्योंकि वैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम है और कोरोना का इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब ज़्यादा इम्यूनिटी आप में कम हो गई तो फंगस को अच्छा मीडिया मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और फंगस का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अभी हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो कोरोना को प्रिवेंट करने का ही है, आपको फंगस इन्फेक्शन से जो बचने का है, तो सबसे पहले कोरोना से बचने का है। और हम लोग भूल जाते हैं। अभी ही देखो कि कोरोना थोड़ा कम हुआ है, आप देखेंगे कि रोड पे कितने लोग मास्क पहन के बैठे हैं, बहुत कम। कितने लोग दूरी रखते हैं, बहुत कम। बिकॉज वी फॉरगेट इट, वंस वी गेट बेटर वी फॉरगेट। लेकिन अभी के ज़माने में ज़माना तो बदलता ही रहता है। पहले कहाँ डिजिटल ज़माना था, सभी चीज़ याद रखते थे ना। तो ज़माना बदलता है, उनके साथ साथ में जो आप नहीं बदलेंगे, मनुष्य नहीं बदलाव लाएंगे, तो ये फंगल इन्फेक्शन, एक कोरोना इन्फेक्शन हमारे साथ आते जाते रहेंगे। तो सबसे पहले हर एक को रिक्वेस्ट है कि कोरोना से जब तक हो सके तब तक कोरोना को अवॉइड करो। मास्क पहनो, हाथ धो, वैक्सीन लो, जो एवरी चीज नाउ एवरीबडी नोज इट, ओनली थिंग इज अप्लाई नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो हर एक की ड्यूटी है कि एक दूसरे को याद करें। ओके, तो कोरोना कौन से लोग को ज़्यादा होता है? हर एक को तो कोरोना भी नहीं होता है। कौन से लोग को ज़्यादा कोरोना होता है? तो और वो कोरोना को थोड़ा स्टेबल रखने का है। हो गया तो हो गया, लेकिन स्टेबल रखने का है, डाउन रखने का है। तो जो लोग को जिसमें इम्यूनिटी कम है, वो लोग को कोरोना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस तो वो ही होनी चाहिए कि वी हैव टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। और हमारी इम्यूनिटी हमारे फूड से ही होती है। थोड़ी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, विटामिन्स, लेकिन फूड से अच्छी तरह से इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और आपके साथ आप जो डायबिटिक है या आप प्री डायबिटिक है, मीन्स डायबिटीज दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफ़ी टाइम आपका ब्लड शुगर कोई डिजीज़ की वजह से, जैसे कि प्रेगनेंसी, देखो जो आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ है तो समझने का कि प्रॉबेबली फॉर लाइफ टाइम यू आर प्री डायबिटिक। प्रेगनेंसी के बाद ब्लड शुगर तो नॉर्मल आएगा, थोड़ा ज़्यादा शुगर खाओगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन रियल डायबिटीज़ नहीं होता है। तो वैसे पेशेंट और जिसको डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, सी मेन थिंग, डायबिटीज़ इज़ नॉट दैट प्रॉब्लम, बट इफ़ डायबिटीज़ इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल तो आपको कोरोना होने का चांस ज़्यादा है। और कोरोना होता है, फिर हम क्या लेते हैं? मेन ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना इज़ ओनली स्टेरॉइड।
और जो हम स्टीरॉयड अर्ली शुरू कर देते हैं क्योंकि भय है, हम लोग डॉक्टर को पूछते भी नहीं है, वैसे ही अभी तो सभी को ट्रीटमेंट का पता है। और वैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया, थोड़ा 1-2 दिन बुखार आया, फिर डर लगेगा माइंड में कि ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, तो स्टीरॉयड की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और जब भी आप स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह बिना और उनके ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रहते हैं, तो स्टीरॉयड इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज स्टीरॉयड है वो आपका ब्लड शुगर रेज करेगा। और फिर तकलीफ क्या, इसलिए हमने एक टॉक में बोला कि फर्स्ट 4 और 5 डेज ट्राई टू अवॉइड स्टीरॉयड। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, टेम्परेचर है तो वो डाउन रखो, ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह से रखो, आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ करो, फ्रेश ऑक्सीजन यूज़ करो, लेकिन ऑक्सीजन मेंटेन करो, तो आपको स्टीरॉयड जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप स्टीरॉयड शुरू करते हैं तो आपका ब्लड शुगर आपको बहुत ही रेगुलरली चेक करना पड़ता है। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वो लोग का तो वहाँ रेगुलर ब्लड शुगर चेक होगा, लेकिन जो लोग घर पे रहकर कोरोना की ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें उनको स्टीरॉयड मिलता है, टैबलेट स्टीरॉयड, तो उनको घर में ब्लड शुगर का चार्ट रखना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन का चार्ट रखते हैं ना, दिन में 3-4 दफ़े मेज़र करते हैं और लिखते हैं कि भाई ये टाइम पे इतना था, ये टाइम पे इतना था, वैसे ही तरह से जो मशीन आता है जो आप घर पे रख सकते हैं, उनसे आपका डायबिटीज़ मीन्स द ब्लड शुगर, यू हैव टू कीप अ आई ऑन दैट, मे बी 3 और 4 टाइम्स अ डे। आपको फिंगर प्रिक करके आपका ब्लड शुगर का लेवल रखने का है। और ब्लड शुगर एनी टाइम दैट इज़ अ रैंडम, एनी टाइम मीन्स इट इज़ अ रैंडम ब्लड शुगर। तो दैट ब्लड शुगर 160 से डाउन होना चाहिए। नेवर लेट इट गो अप टू 200, then the danger point starts. So keep around 160 your blood sugar and maintain the chart of the blood sugar. That is very very important. हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में तो सभी चार्ट रहता है, और फिर जब भी अच्छे हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है तो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ऑक्सीजन पे आदमी है तो भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो घर पे आ जाते हैं और फिर सोचते हैं मगज में कि हमको तो क्या डायबिटीज़ था, तो हमको क्यों ब्लड शुगर का चार्ट रखने की ज़रूरत है। लेकिन वैसा मत सोचो, क्योंकि ये फंगस का प्रॉब्लम जब भी आपके साथ में कोरोना एक्टिव है तभी इतना नहीं होता है जितना 15 रोज के बाद होता है। तो उनका मीनिंग क्या है कि आपने डायबिटिक या प्री डायबिटिक है और ब्लड शुगर को चेक नहीं करते हैं आफ्टर द डिस्चार्ज इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आपने स्टीरॉयड लिया है और घर पे आके स्टीरॉयड बंद भी हो गया है, तो भी आपको ब्लड शुगर का चार्ट रखने का है। और ब्लड शुगर, कीप योर ब्लड शुगर अंडर 160 एट एनी टाइम, तो आपको फंगल इन्फेक्शन कम होगा। दूसरी बात है, फंगल इन्फेक्शन एक कोरोना वाले पेशेंट को क्यों ज़्यादा होता है। देखा कि इम्यूनिटी कम है, आपको डायबिटीज़ है, आपका स्टीरॉयड आपने हेफेज़ार्डली घर पे जस्ट मेडिकल स्टोर में से जाके टेबलेट खरीद के आए और बाजू वाले ने बोला कि इतना डोज है, ले लो, ले लिया, और उसका फिर आपने वॉच नहीं रखा। ये सभी चीज़ है दैट इज़ प्रूव्ड। अभी जो प्रूव्ड नहीं हुई है, लेकिन
इससे भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, वो चीज़ है ऑक्सीजन। जब भी आप ऑक्सीजन का मास्क मुंह पे 3-4 डेज रखते हैं, कोरोना जब भी ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइज है, तो ऑक्सीजन का मास्क तो रखना ही पड़ता है। तो मास्क में ही ह्यूमिडिटी आ जाती है, क्योंकि ब्रीदिंग इन एंड आउट मास्क में से होता है। तो जब भी आप ब्रीथ आउट करते हैं तो यू विल ऑलवेज सी द वाटर बबल ओवर द अंडर द मास्क। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जब भी मास्क आपने फिट रखा है फॉर फ्यू डेज, तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए आपको आइदर एवरी डे और एवरी अदर डे, सेकंड डे मास्क को चेंज करना चाहिए। अभी सपोज आप नेजल कैन्यूला पे है, ऑक्सीजन मास्क से लेते थे और अभी ठीक हो गया है तो नेजल कैन्यूला से लो। तो दोनों में, कैन्यूला या मास्क, दोनों में जो ऑक्सीजन के साथ ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने के लिए बॉटल में वाटर भरते हैं। सभी को पता है कि जो वाटर होती है फ्लो मीटर में, उनमें वाटर होता है। तो वो वाटर आपको आइदर यू टेक द स्टोरिलाइज्ड वाटर और यू टेक द ये क्या हम पीते हैं, आरओ सिस्टम, या आरओ सिस्टम वाले वाटर रखो एंड चेंज इट एवरी डे प्लीज़। तो आपको फंगल इन्फेक्शन का चांसेस कम रहता है। नाउ अभी फंगस इन्फेक्शन का थोड़ा समझ में आया, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रिकॉशन उनके लिए रखने की है, अभी हो गया। तो उनमें क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए दर्शक मित्रों कि फंगस इन्फेक्शन जो आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो आपका प्रोग्नोसिस मीन्स डेथ रेट कम है। जो आपका डायग्नोसिस लेट हुआ तो बोला जाता है कि इट्स अराउंड 50%। तो जो लोग को भी कोरोना हुआ है और जो लोग को नहीं हुआ है लेकिन उनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ द डिजीज विच आई मेंशन, और सर्टन मेडिसिन्स लेते हैं विच आई मेंशन। काफ़ी लोग अस्थमा के लोग हैं तो वो कोर्टिजोन लॉन्ग टाइम से लेते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट वो भी कोर्टिजोन लेते हैं लो डोज में, लेकिन लॉन्ग टाइम से लेते हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी कम है। तो जैसे भी आपको जो मैं बोलती हूँ उसमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है, देन इमीडिएटली यू गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। एक दफ़े वैसे ही रॉन्ग वे चले गए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन राइट थिंग का डायग्नोसिस मिस नहीं करने का है। तो क्या तकलीफ होती है? तो सबसे पहले एक साइड में हेडेक होता है, उनको बोलते हैं यूनिलेटरल हेडेक। जब भी हेडेक होता है तो वैसा मत सोचो कि बहुत वीकनेस आ गई है कोरोना की वजह से, खाना नहीं खाया है, मेरा मगज काम नहीं करता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहा एंड मैं डिप्रेस हो गया, वॉटएवर। कुछ सोचने का नहीं। आपको कोरोना हुआ है, आप कोरोना से घर पे आ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, एंड सडनली यू स्टार्ट द यूनिलेटरल वन साइड का हेडेक, दैट इज वन सिम्टम्स। सेकंड है कि आपकी एक साइड की फेस पे आपका सेंसेशन कम हो जाता है। जब आप टच करते हैं तो यू फील कि थोड़ा लेस फीलिंग होता है, सूजन आ जाती है, पेन होता है, तो भी सोचने का तुरंत ही। वैसी तरह से
दांत में तकलीफ है, जो आपको कोरोना नहीं हुआ है और आपको पता है कि आपके दांत में कैविटी है, पहले भी दुखता था, अभी भी दुखता है, तो मत सोचो कि वो फंगस है। घबराने की नहीं ज़रूरत है, घबराने की तो कहाँ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आपको जो पता है तो ही आप आगे बढ़ेंगे ना। आपको पता ही नहीं है तो आप कहाँ से आगे चलेंगे। तो जो दांत में पेन होता है तो, और कुछ भी मुंह में से स्मेल आती है, कुछ भी है दांत का प्रॉब्लम विच इज़ न्यू, तो आपको दांत के डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। और नाक में से स्टफी नोज बोलते हैं कि नाक में यू फील अनयूजुअल सेंसेशन, स्टफ हो गया है, ब्रीदिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो जब भी नाक में स्टफी नोज हो जाता है, स्मेल में चेंज हो जाता है, उसमें से नाक में से जो शायद थोड़ा ब्लैकिश डिस्चार्ज और लिटल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है, इवन इतना भी आता है डिस्चार्ज का कलर बदल गया है, प्लीज़ गो अर्जेंटली। क्योंकि नाक में से वो साइनस में जाएगा और साइनस में होने से ही तो ये पेन होता है फेस पे, और साइनस में से साइनस एक इधर होता है और एक साइनस इधर होता है, और वहाँ से वो डायरेक्टली गोज टू द ब्रेन। और जब ये ब्रेन में चला जाता है फंगस, तभी आपको यू फील वेरी अनयूजुअल, कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है। तो ये सभी को पहले से ही प्रिवेंट करने का है कि जैसे भी थोड़ा भी सिम्टम्स हुआ है तो इमीडिएटली गो टू हॉस्पिटल। और मैं तो वैसा रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटे हॉस्पिटल में मत जाओ, क्योंकि आपको आगे ट्रीटमेंट लेने की है। तो बड़ी हॉस्पिटल में ही एडमिट होने का सोचो। और कुछ नहीं है, एक दिन ऑब्जर्वेशन में रहे, कुछ वो लोग ने बायोप्सी करी, कुछ भी करा, अच्छा है, घर पे वापस आ गए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी बात कि आप बच गए फंगस में से। लेकिन हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, और बेसिकली कोई ब्लड में से तो पता चलने वाला नहीं है, लेकिन एंडोस्कोपी मीन्स नाक में से दूरबीन डालते हैं, साइनस में से दूरबीन डालते हैं, वो सभी स्कोपी बोले जाते हैं। फंडस देखते हैं आँख में है तो, और आँख पे सूजन भी आ गई है, बड़ी बड़ी आँख हो गई है, आँख में से दिखाई देने का कम होता है, डबल विजन आ जाता है, दिस आर ऑल द कंप्लेन ऑफ द फंगस। तो जब स्कोपी होगी तो पता चलता है कि उसमें ब्लैक डॉट है, क्योंकि टिश्यू वहाँ की नेक्रोस हो गई है, डेड हो गई है। तो उसमें से वो लोग बायोप्सी ले सकते हैं, और बायोप्सी में डेफिनेटली पता चल जाता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट इज आइदर मेडिकल मीन्स द मेडिसिन से, जिसको बोलते हैं एंटीफंगल, एम्फोटेरिसिन, और नहीं तो सर्जरी। क्योंकि सर्जरी इसलिए करनी पड़ती है कि जहाँ भी फंगस चिटका है वो फंगस कोई मेडिसिन से मरता नहीं है, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। जो स्कोपी करके स्कोपी से स्कूप आउट कर सकते हैं, देन इट इज़ गुड, एंड देन यू विल बी गिवन मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एम्फोटेरिसिन, एंटीफंगल ट्रीटमेंट। तो फंगस की जो ट्रीटमेंट है वो एम्फोटेरिसिन तो है ही, लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कि अभी वो मिलने में काफ़ी दिक्कत है। तो जो रेगुलर फंगस हमको जब भी होते थे पहले, उनकी जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है उसमें टैबलेट भी है
लोकल एप्लीकेशन है, जैसे कि नाक में कुछ है तो नेज़ल ड्रॉप्स फंगस का आता है, स्किन पे कहाँ भी है तो ऑइंटमेंट भी फंगस का आता है। तो वो भी ट्रीटमेंट जब भी एम्फोटेरिसिन नहीं मिलता है तो करनी पड़ती है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न मामा करता काणो मामो सारो। और ये ट्रीटमेंट लंबी चलती है, मंथ्स टुगेदर। तो ऐसा नहीं कि अभी अच्छा हो गया तो ट्रीटमेंट बंद कर दे। ऐसा अपनी सोच को बदलने का है कि जो डॉक्टर बोले और आप में जितनी अंडरस्टैंडिंग है आप उनको क्वेश्चन पूछो। जो मैं टॉक देती हूँ दैट इज़ बेसिकली नॉट अ डॉक्टर्स टॉक। वो आपको मैं समझ दे रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, आप में थोड़ा भी नॉलेज है तो आप डॉक्टर को अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आपकी ट्रीटमेंट होती है अच्छी तरह से, और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा। तो एंड में कि हमको क्या प्रिकॉशन दूसरा लेने का है, ये सभी तो मेडिकल टॉक हुई। दूसरा प्रिकॉशन है कि मन में से भय निकाल दो, डर निकाल दो कि मेरे को फंगस तो नहीं होगा ना। पहले सोचते थे कोरोना नहीं होगा ना, अभी भी सोचते हैं, लेकिन जिसको कोरोना हो गया है वो सोचेंगे कि हमको फंगस तो नहीं होगा ना। आप जितना नेगेटिव थिंक ओवर करेंगे उतना आप ट्रबल में आएंगे। तो सबसे पहले जो आप प्रिकॉशन लेते हैं, सावचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं कि आपका ब्लड शुगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी खाने पीने का अच्छा खुराक लेके आप इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और आप आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं, तो फंगस को भी आने में तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि फंगस मानवी को देखा और आ गया, ऐसा तो है ही नहीं। तो डर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना नेगेटिव परिस्थिति रखेंगे आप, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, ऐसा बोलते हैं नहीं कि जो आप नेगेटिव परिस्थिति रखते हैं, हलचल में रहते हैं, तो वो मत रहो, हलचल में नहीं रहो, अचल रहो। मीन्स यू डिसाइड कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ हेल्दी पर्सन एंड नथिंग कैन टच यू, इवन नथिंग कैन हर्ट यू। वो संकल्प मन में करने का है, और वो संकल्प आपको नॉलेज से मिलता है, ये अवेयरनेस की बातें सुनकर मिलता है, और आपको जो भी एजुकेशन मिला है, क्योंकि एजुकेशन इज़ आवर पावर, तो वो एजुकेशन आप भी अप्लाई करो और दूसरे को भी बोलो, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द थिंग्स। लेकिन हम तो वैसे ही बोलते, आज वो मर गया, आज इनको हॉस्पिटल गया, और बहुत है तो मेरे जैसे सीनियर लोग हैं वो एडवाइस देंगे कि हाँ तूने ऐसी तरह से करा था ने इसलिए ऐसा हुआ। हम तो तेरे को कब से बोलते थे कि वैसी तरह से नहीं रहने का है। एडवाइस देने का ज़माना नहीं है, और ये रोग में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रोग की इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़। उनकी मोर्टालिटी रेट बहुत ही है, और उनके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, और आप अपना ब्लड शुगर को मेंटेन रखो और इम्यूनिटी बढ़ाओ। वो ही आशा के साथ आज मैं विराम लेती हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।